वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है ऑडिटिंग की 5th क्लास। हम लोग अपनी 4 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। ऑडिटिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे वाउचिंग क्या होती है, वाउचिंग के प्रोसेस क्यों होती है और वाउचिंग की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है, वाउचिंग हमारा किस तरीके से काम करता है, ये सब कुछ देखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि वाउचिंग किस किस में और किस एसेट में, लाइबिलिटी में, सेल्स में, इसमें उसमें किस तरीके से काम करता है, वाउचिंग किस किस में असर करता है, किस किस में नहीं डालता। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना, और क्लास में एक भी चीज को स्किप कर दिया तो समझना बेटा आपका 1 नंबर वहीं से मिस हो गया। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं उनको जल्दी से बता दूं कि हम लोग अपने चैनल पे, जो कि है हमारा कॉमर्स एक्सिस, ठीक है, इस पे एक फ्री बैच चला रहे हैं जो है किसके लिए, आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, जो है अभी लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे। और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग, जो कि मैं आपको पढ़ाता हूं। और आज शाम को 8 बजे आपकी होगी क्या, लाइव क्लास। आज शाम को आपकी होगी लाइव क्लास, तो उसको अटेंड जरूर करना। और मैम आपको क्या पढ़ाती हैं, इंग्लिश, जिसकी वीडियो आपको शाम को मिलती है। मैं आपको ऑडिटिंग की वीडियो सुबह के टाइम पे देता हूँ। ऑडिटिंग खत्म करने के बाद में फिर हम लोग इनकम टैक्स पे जाएंगे। ठीक है, और अकाउंटिंग अगर आपको पढ़नी है तो अकाउंटिंग हमने खत्म कर रखी है प्रीवियस वाले वीडियोस में, उनको जरूर देखना। तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी, और क्वेश्चन तो भैया देखना ही देखना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस वाली क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था करने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमारी कैपिटल कितनी होती है। तो पब्लिक, अगर हम कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी जो कि मतलब आईपीओ वगैरह को अलॉट कर सकती है, तो उस वाले केस में हमारी जो कैपिटल होती है वो होती है 5 लाख। एंड प्राइवेट कंपनी के लिए जो कैपिटल होती है वो कितनी होती है, 1 लाख मिनिमम। ठीक है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं बोलते। मैक्सिमम तो भैया जितनी आपकी मर्जी है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाउचिंग की। उससे पहले एक बात बता दूं आपको वाउचिंग के बारे में। देखो होता क्या है, आपकी कंपनी में कोई भी एक चीज है, जैसे मानो कि परचेजेज ही है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सामान को परचेज किया। परचेज को हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, खरीदा, है ना। खरीदा कुछ शायद इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आपने कोई सामान को खरीदा। अब जब आपने किसी भी सामान को परचेज किया या फिर खरीदा, तो उस वाले केस में हमारा क्या हो जाता है कि उस वाले सामान को हो सकता है कि वो आपको अभी पेमेंट कर दे। ठीक है, हो सकता है कि बाद में पेमेंट करे। तो जैसे उसने अगर आपको पेमेंट कर दी, जब पेमेंट करेगा तो आपको एक इनवॉइस देगा, बिल देगा ना, कि भैया आपने मेरे यहाँ से इतना इतना सामान खरीदा था और ये कितने का होता है, 50,000 रुपए का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बिल आपको देगा, एक कैश मेमो, बिल, वाउचर, इसी को कहते हैं सब कुछ। ठीक है, इसी में आता है सब कुछ। तो ये आपको कोई भी एक बिल देगा, तो वो बिल आप क्या करोगे, अपने पास में रखोगे। रखोगे, ऐसे थोड़ी कि लिया और फाड़ के वहीं पे फेंक दिया। भैया अगर हम कोई भी चीज, चप्पल भी, अगर जूता भी लेके आते हैं ना, भले ही उस चीज की हमको वारंटी नहीं मिले, अगर हम एक जूता भी खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, तो उसका भी बिल क्या करते हैं, संभाल के फ्रिज के नीचे रख देंगे, अलमारी के अंदर डाल देंगे, या फिर किसी एक ऐसे कॉर्नर पर रख देंगे कि वो जिंदगी भर वहीं पे पड़ा रहे। भले ही हमको बाद में याद नहीं रहे कि हमने वाला बिल कहाँ रखा था, पर बिल संभाल के जरूर रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कंपनीज को भी अपने इस तरीके से बिल को पूरा मेंटेन करना पड़ता है। कभी भी उसने चाहे परचेस की हो, चाहे सेल किया हो कोई भी गुड्स। ठीक है, अगर सेल किया तो उसने खुद ही बिल बनाया, तो उसकी एक क्या कार्बन कॉपी रखनी पड़ती है। आपने देखा भी होगा कई बार लोगों के पास में कार्बन कॉपीज होती है, इनवॉइस होती है, उसके नीचे एक ऐसे कार्बन लगाते हैं, और फिर उसके नीचे जैसे जैसे जो जो ऊपर लिखते जाते हैं वही वो चीज उसमें क्या होती है, नीचे छपती जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता क्यों, ये सब कुछ होता किस लिए, मतलब आखिरकार इनकी जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखो होता क्या है कि आपकी कंपनी में ऑडिटिंग का टाइम आया। ठीक है, ऑडिटिंग का टाइम आया, आपने क्या किया, आपने चलो इस वाले, अब ये लीजिए समझ में आ गई ना कि मतलब वाउचर्स होते क्या हैं। आपने कोई भी सामान खरीदा, बेचा, आपने कुछ भी उसका किया, और आपको कोई भी इनवॉइस मिल गया या फिर क्रेडिट स्लिप मिल गई, कुछ भी मिल गया। ठीक है, वो आपके सब वाउचर्स में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपको आपकी एट द एंड में, ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म होता है। हाँ, आपका 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वित्तीय वर्ष जिसको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं, तो उस टाइम पे आपका ऑडिटर आया। ऑडिटर बोला, और सर आप कैसे हैं, आपने बोला सर मैं आप बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। और उसने ऑडिटर को चाय पानी पिलाई। ऑडिटर ने बोला चलो सर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो इसने बोला ठीक है, आप अपना काम स्टार्ट करो। इसने देखा कुछ परचेजेस थी 50,000 रुपए की। ठीक है, कुछ सेल्स थी 1 लाख रुपए की। ऐसी ऐसी करके बहुत सारी चीजें थी जो मतलब अमाउंट की थी अलग अलग। हाँ, अकाउंटेंट पूरे साल भर अकाउंट्स को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके पास में वाउचर स्लिप नहीं है। ये मैं केस बता रहा हूँ जो वाउचर स्लिप नहीं ली जाती, मतलब वाउचर स्लिप की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वाउचर स्लिप्स नहीं ली जाती हैं, अकाउंटेंट पूरे साल भर मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है।
ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करता है, और लेकिन साल के एंड में आके उसको याद नहीं रहता कि 50,000 रुपए जो कि पिछले साल के 1 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन हुई थी या फिर 1 लाख रुपए की, वो किस लिए हुई थी। ठीक है, ऑडिटर आता है, ऑडिटर बोलता है यार ये वाला फंड आपका मैच नहीं हो रहा 1 लाख रुपीज का, अब आप मुझे ये चीज बता दो, ये 1 लाख रुपीज कहाँ से आई है। अकाउंटेंट के दिमाग में मतलब चीजें दौड़ती हैं कि 1 लाख रुपए यहाँ से आए होंगे, वहां से आए होंगे, बट एट लास्ट में वो क्या रिकॉल करने में मतलब रिकॉल नहीं कर पाता चीज़ों को। ठीक है, तो जब चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता तो ऑडिटर उससे बोलता है, "सर क्या आप कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे?" ऑडिटर अकाउंटेंट को इस चीज़ की गुस्सा लग जाती है, अकाउंटेंट बोलता है, "यार मैं ज़िंदगी भर अपने कभी फ्रॉड नहीं किया, आप मेरे पे फ्रॉड का नाम क्यों लगा रहे हो?" तो उसने बोला कि आप मेरे को 1 लाख रुपए का रिकॉर्ड दे दो, मैं आपको बिल्कुल एकदम मतलब क्लीन चिट दे दूँगा आपकी बुक्स को। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 1 लाख रुपए का मुझे कोई भी रिकॉर्ड दो। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है, अगर ऑडिटर के पास, अकाउंटेंट के पास में उस समय पे कोई भी वाउचर या कोई भी स्लिप होती, कोई भी कैश मेमो होता, कुछ भी होता, तो क्या वो उसको प्रेज़ेंट नहीं कर देता? तो क्या वो उसको प्रेज़ेंट नहीं कर देता? वो बिल्डअप उसको बिल्कुल प्रेज़ेंट कर देता और उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती। मतलब बुक्स जो थी, वो कैसी होती? एकदम निष्पक्ष भाव से उसको ट्रू एंड फेयर व्यू दे देता ऑडिटर। बट अब लेकिन उसके पास में नहीं, कैश मेमो उसके पास में नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि डिस्क्लेमर लगा सकता है। वो ऑडिटर की मर्ज़ी है कि वो उसमें क्या चीज़ लगाना चाहता है। ठीक है? वो डिस्क्लेमर लगा सकता है, क्वालिफ़ाइड रिपोर्ट बना सकता है। रिपोर्ट्स तो हमने क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ ली ना, कितनी तरीके की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है? और इसके अब और कुछ रिपोर्ट आएगी नहीं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर में भी एक बार रिपोर्ट करवा चुकी है, एक बार क्वेश्चन भी दिया है, और कल भी एक बार क्वेश्चन फिर से दिया था, ताकि आप लोग को ये चीज़ याद हो जाए कि रिपोर्ट कितने तरीके की होती है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, इसके लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ती है? अपने वाउचर्स की, कि हमारी, क्योंकि एक देखो माइंड है, दिमाग की भी एक लिमिट है। आपको भी 100% चीज़ें नहीं याद रहती। मैं जितनी भी आपको क्लासेस पढ़ा चुका हूँ, अभी तक मैंने आपकी 22-23 क्लासेस ले ली, ठीक है? अकाउंट्स की 22-23 क्लासेस ले ली, 7-8 आपको टेस्ट भी करवा दी। अब क्या आपको हर एक क्वेश्चन का टेस्ट याद रहेगा? नहीं बेटा, हर एक क्वेश्चन का टेस्ट याद नहीं रहता, हर एक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन याद नहीं रहता, हर एक चीज़ आपको याद नहीं रहती। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोग इनको याद रखो। इसी तरीके से अकाउंटेंट भी जो रहता है, उसको भी बहुत मेजर जो एंट्रीज़ हैं, या फिर बहुत मेजर जो कैश का इनफ्लो है, आउटफ्लो है, ठीक है? वो चीज़ याद रहती है, बट उसको हर एक चीज़ नहीं याद रहेगी। कोई भी छोटी-मोटी ऐसी ट्रांज़ैक्शन हो गई, जो कि उसको याद नहीं रही, तो उस वाले केस में क्या होगा? तो इन सब चीज़ों के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? अपने वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम अपनी एंट्री को भूल जाएँ, जब हम अपनी एंट्री को भूल जाएँ, उस टाइम पे हमको क्या करें, उस टाइम पे हमारे पास में कोई ना कोई एक एविडेंस रहे, जिससे कि हमारे पे फ्रॉड का केस नहीं चल सके। ठीक है? तो ये वाउचिंग की इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम लोग कैश मेमो, सेल्स मेमो ये सब कुछ लेते हैं। बाकी और कोई इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है बिज़नेस की बुक में, क्योंकि आपकी मेनली तो क्या देखी जाती है? मेनली जो आपकी देखी जाती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे जाते हैं। ठीक है? जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो बनते कैसे हैं, उसका बेस जो होगा, वो हमारा बेस जो होगा, वो वाउचिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? चलो अब एक और चीज़ और समझा दूँ। देखो इसकी प्रोसेस कैसे होती है, वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाउचिंग की प्रोसेस क्या है। ये आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ठीक है? अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि वो तो भाई कंपनी में आप तो ऑडिटिंग के लिए जाओगे ना, तो क्या देखोगे? देखो आपने क्या किया, आपने बैलेंस शीट देखी, ठीक है? आपने बैलेंस शीट देखी, आपने ये लास्ट में पे क्या देखा? क्लोजिंग स्टॉक देखा। ठीक है? आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक देखा, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या, पहली बात सुनो, चलो ठीक है, इसको पहले हटाते हैं, पहले एक इम्पोर्टेंट बात और सुन लेते हैं, जिसको कि आपको करना है क्या? हाइलाइट। इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखना क्या? वाउचिंग इज़ अ बैकवर्ड प्रोसेस। वाउचिंग क्या है? एक बैकवर्ड प्रोसेस है। बैकवर्ड का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि वो एक पिछड़ी प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हम इस वाले के थ्रू प्रीवियस चीज़ों में जाते हैं। अब कैसे? अब देखो ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे समझाता हूँ। ये हमारी थी बैलेंस शीट, ठीक है? यहाँ पे था क्लोजिंग स्टॉक था। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक आया। अब जब ऑडिटर को देखा उसने क्लोजिंग स्टॉक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूँ? वेरीफाई करता हूँ। ठीक है? वेरीफाई करने के लिए क्या जाएगा? पीछे गया, इनकम स्टेटमेंट इसने अपनी खोल के देखी, आपका या फिर पी एंड एल अकाउंट बोल लो उसको। ठीक है? इसने पी एंड एल अकाउंट खोल के देखा। इसने यहाँ पे क्या देखा कि इतनी हमारी क्या हुई है? परचेजेस हुई है, परचेजेस रिटर्न्स हुए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे देखा इसने। ठीक है? फिर अब ये क्या करेगा? अब ये जाएगा इससे भी ज़्यादा पीछे, कहाँ? जर्नल एंट्रीज में। ठीक है?
तो इसमें क्या किया, जर्नल एंट्रीज में गया, यहाँ पे परचेसेस टू कैश था, ठीक है, ये चीज देख ली। अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा इससे पीछे और लास्ट में कहाँ पे आएगा, वाउचिंग पे, ठीक है। ये क्या कहेगा, ये कहेगा भैया तुमने जो सामान खरीदा था मुझे उसकी क्या दो, मुझे उसकी स्लिप दो, तुमने जो सामान खरीदा था मुझे उसकी स्लिप दो, ठीक है। और जिस टाइम पे आप स्लिप को प्रेजेंट कर दोगे तो बिल्कुल सही है। तो वाउच ऑडिटर क्या बोलेगा, ठीक है भाई, आपने बैलेंस शीट में, P&L अकाउंट में, जर्नल एंट्रीज में, लेजर में पोस्टिंग जितनी भी कर रखी है वो बिल्कुल सही है, उसने आपकी कुछ भी गलतियां नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज समझ आई कि एक और बार समझाओ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आप लोगों को। ऊपर वाली जो चीज है उसको नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये चीज आपके क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आ जाएगी, उस टाइम पे आप फॉरवर्ड प्रोसेस करके आ जाओगे, क्योंकि अकाउंटिंग में जितनी प्रोसेस होती हैं ज्यादातर फॉरवर्ड होती हैं। कैसे, वाउचर आया बन के, जर्नल एंट्री की, लेजर में पोस्टिंग की, P&L अकाउंट में भेजा, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट में भेज दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके की प्रोसेस बनती है। जर्नल एंट्री थी, वापस लेजर में पोस्टिंग कर दी, फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है। P&L अकाउंट से बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, क्या है, फॉरवर्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी फॉरवर्ड प्रोसेस होती है, इसलिए वाउचिंग क्या है, हमारी बैकवर्ड प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। आपके पास में कोई भी स्टॉक था, और क्या किया था, उसको स्टॉक्स रिटर्न था, ठीक है, स्टॉक्स रिटर्न था, तो आपने यहाँ पे क्या कर रखा था, इसका यहाँ पे माइनस माइनस जो भी कुछ कर रखा था वो कर रखा था P&L अकाउंट में। फिर अब आप क्या करोगे, अब आप उसकी जर्नल एंट्री देखोगे कि वाकई में इसका कुछ भी ऐसी एंट्री एविडेंस है कि हमको स्टॉक्स रिटर्न करना पड़ गया था, ठीक है। तो वो एंट्री आपको यहाँ पे मिल गई। तो जब आपको जर्नल में वाली एंट्री मिल गई, उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, भैया वो वाउचर दिखाओ कि आपने स्टॉक्स रिटर्न किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या, एक बैकवर्ड प्रोसेस बनती है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया वाउचिंग का सारा फंडा। चलो अब हम चलते हैं थ्योरी की तरफ। मेन आपको पहले समझाना होता है कि क्या चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरकार मतलब इसके पीछे का रीजन क्या था, है ना। ये चीजें मेंटेन तो कर रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ तो रहे हैं, पर अकाउंट्स के पीछे का रीजन क्या है, और वो चीजें जिनको हम मेंटेन कर रहे हैं उनको मेंटेन करने का रीजन क्या है। तो आती है सबसे पहले हमारी क्या, वाउचिंग। वाउचिंग से स्टार्ट करेंगे। वाउचिंग, तो जितने भी मैंने आपको चीजें बता दी अभी तक, वाउचिंग वही है। डेफिनेशन पढ़े। वाउचिंग इज कंसर्न विद द एग्जामिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नोट डाउन क्या क्या चीजें करनी है, हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, एविडेंस को क्या करना, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना कि हाँ भैया जो हमको एंट्रीज की गई हैं वो क्या है, उनके कुछ ना कुछ साक्ष्य मौजूद हैं। इन द इन अदर वर्ड्स इट इज एन इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर ऑफ एविडेंस सपोर्टिंग, एविडेंस क्या है, सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन मेड इन द बुक्स, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि वाउचिंग क्या है। वाउचिंग कोई एक मेन तरीके का वो नहीं है कि मतलब हम वाउचिंग को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट ये एक सपोर्टिंग ट्रांजेक्शन है, मतलब एविडेंस है किसके लिए, आपके ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमको अपनी वाउचिंग को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। वाउचिंग इज अ टेक्निक यूज बाय एन ऑडिटर टू जज द, ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो, टू जज द ट्रूथ अपीयरिंग ऑफ एंट्रीज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अगर हम हिंदी की बात करें तो वाउचिंग का संबंध खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियों की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य से है, ठीक है। तो इतना इतना नोट डाउन कर लो इसमें हिंदी में। दूसरे शब्दों में यह लेखा परीक्षा द्वारा पुस्तकों में किए गए लेन देन का समर्थन करने वाले का साक्ष्य का निरीक्षण है, किसका, ये वाली चीज नोट डाउन करो फिर से। फिर वाउचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एक लेखा परीक्षा द्वारा पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली प्रविष्टियों की सच्चाई के करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वाउचिंग की डेफिनेशन में। बस आपको वाउचिंग की डेफिनेशन में इतनी चीजें याद रखनी है। अब वाउचिंग से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब वाउचिंग की डेफिनेशन की किस लिए यूज होती है, सपोर्टिंग एविडेंस है या मेन एविडेंस है, क्या है, तो वो सब कुछ डाल दोगे, ठीक है। ऑथेंटिसिटी के लिए वो होती है। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन हर एक चीज का, मैंने ना कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस डेवलपमेंट करना, और इतनी सारी कंपनी के साथ में काम किया हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको सर ये क्या होता है, हाँ कंटेंट का काम क्या होता है सर। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले मेरा काम कंटेंट का ही था, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी होता क्या है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उपरोक्त में से इनमें से कौन सा इज ट्रू
एज रिस्पेक्ट टू वाउचिंग। ठीक है, जब हम वाउचिंग की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा ट्रू होता है? फर्स्ट इसमें से डाल देगा क्या? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। टू, फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, या फिर थ्री क्या डाल देगा आपको, जैसे कि वाउचिंग है तो इसमें, एक मिनट इसकी डेफिनेशन ही देख लो, टू जज द ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से डाल देगा, जैसे 1 2 3 दे दिया। अब आपको ए दे देगा क्या? 1 and 2 ओनली। ठीक है, बी क्या दे देगा आपको? 2 ओनली। थ्री क्या आपको, सी क्या आपको दे देगा? 1 and 3 ओनली। ठीक है, और डी क्या दे देगा आपको? नन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और बच्चे करके दे देंगे ऑल ऑफ द अबव, जबकि हमारी जो वाउचिंग जो है वो क्या है? बैकवर्ड प्रोसेस है, फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको एक भी चीज मिसिंग हो गई तो आपका ये, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो वो चीज गलत हो जाएगी। इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो और चीजों को नोट डाउन करते जाओ। अब देखो, कुछ महान लोग थे जिन्होंने वाउचिंग की अलग अलग डेफिनेशंस भी दी। जैसे अगर हम बात करें किसकी, J.R. बैटली बॉय। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है? वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो इतना देर से मैं आपको बात समझा रहा था आधे घंटे से, वही चीज इन्होंने क्या की, एक लाइन में बता दी है। तो मतलब यही चीज होती है क्या, इसलिए हम ऑथर नहीं है, इसलिए ये लोग ऑथर है, हम टीचर है। ठीक है, वाउचिंग इज एन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। ठीक है, वाउचिंग क्या है? हमारी कंपेयरिंग करने के लिए कि भैया एंट्री जो हुई है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और क्या उनका सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में कोई भी एविडेंस है। तो ये क्या होता है हमारे, ये हमारे वाउचर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वाउचर्स सिंपल सी एक चीज है कि ये हमारे सपोर्टिंग है, और ये कैसे हैं? एक ट्रुथ को फाइंड करने के लिए या फिर सच्चाई को दिखाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए क्या करते हैं? हमारे उसको सपोर्ट करते हैं, हमारी एंट्रीज को। ठीक है, अब बेटा आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी कभी वाउचिंग में? ठीक, आज शाम को लाइव लाइव क्लास होगी 8 बजे। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को कनेक्ट होना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियोस देखते आ रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे भाई, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद ही सिलेक्शन पा पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस दिन करना छोड़ दोगे उस दिन क्या करोगे? सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग सिलेक्शन से दूर हो जाओ। अब आते हैं क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाचिंग। हर एक चीज के कुछ ना कुछ अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑडिटिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑडिटर के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? पेपर को क्रैक करना। मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप लोगों को अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाना, और आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि पेपर में कुछ भी क्वेश्चन हो जाए आप लोग उसको छोड़ के नहीं आओ। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर किसी के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस तरीके से वाउचिंग के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो क्या कहता है, इजी से है, कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब लॉजिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। All the transactions which are concerned connected with a business have been recorded in the books of accounts properly। ठीक है, व्यवसाय से जुड़े सभी लेन देन खातों की पुस्तकों में ठीक से दर्ज किए गए हैं। टू वेरीफाई शैल ऑल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है हमारा? वाउचिंग है। यह सत्यापित करने के लिए कि खातों की पुस्तकों में दर्ज सभी लेन देन दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं। द वाउचर्स विच सपोर्ट द एंट्रीज आर लीगली वैलिड फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट आर ऑथेंटिक एड्रेस टू द बिजनेस एंड प्रॉपरली डेटेड। प्रविष्टियों का समर्थन करने वाले वाउचर कानूनी रूप से इस दृष्टिकोण से मान्य है कि वह प्रमाणिक हैं, व्यवसाय के लिए संबंधित हैं और ठीक से दिनांकित हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक केस ऐसा हुआ था, मैंने आपको बताया भी था वाला केस, कौन सा वाला? सत्यम केस, कि जिसमें वो क्या कर रहा था, उनका जो ओनर जो सीईओ जो था वो खुद ही अपने आप ही वाउचर्स को क्रिएट कर रहा था, है ना? वाउचर्स को क्रिएट कर रहा था, अपने आप ही बिल्स को बना रहा था अपने ही कंप्यूटर से। तो हमको ऑडिटर के रूप में ये भी चीज देखनी है कि उसका जो वैलिड है, मतलब वो लीगल वैलिड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हवाला के जरिए आ रहे हैं, मतलब कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप टैक्स एविडेंस से बचने के लिए फेक फेक क्या बता रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, तो वो सब इलीगल केसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब लीगलिटी चेक करना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके अंदर डेट चेक करनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्रीवियस ईयर का, मतलब कि आपका ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपने कहीं 31 मार्च का ही वो लगा दिया हो क्या इसमें डॉक्यूमेंट। आप कहोगे कि क्या ही पता लगेगा ऑडिटर को, एक दिन ही तो पुराना है। ठीक है, या फिर आपने इससे भी प्रीवियस ईयर का, मतलब कि 1 अप्रैल 2020 का लगा दिया, जबकि आपको कब का लगाना था? 2021 का लगाना था। ठीक है, तो ये भी तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। ऑडिटर ने क्या किया, 1 अप्रैल देखा, साल देखा ही नहीं, उसने कहा साल तो यही होगा, तो ये चीज भी चेक करनी है।
ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो क्या कहता है, टू वेरीफाई दैट नो फ्रॉड और एरर हैज बीन कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, यह भी सत्यापित करने के लिए खातों की पुस्तकों में लेन देन के रिकॉर्ड करते समय कोई धोखाधड़ी या त्रुटि नहीं हुई है। ठीक है, ये सब कुछ किसको करना है हमको, ये सब कुछ हमारे करना है ऑडिटर को। अच्छा, इसकी हिंदी रहेगी, द वाउचर्स हैव बीन प्रोसेस्ड केयरफुली थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको जितनी भी स्टेजेस हैं, मतलब कि जैसे कि पहले अगर कोई जनरल उसकी बैलेंस शीट की एंट्री है तो पहले P&L में जाना, फिर जनरल एंट्री चेक करना, लेजर्स चेक करना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बाद में वाउचर्स को चेक करना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक सिस्टम बनाएगा। वो प्रोसेस वगैरह सब किसके ऊपर है, वो सब ऑडिटर के ऊपर है, कैसे चेक करना चाहता है। ठीक है, इसको इंटरनल चेक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, इंटरनल जो कंपनी अपना बनाती है उसको चेक करना होता है। वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वेदर डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कैपिटल आइटम्स को रेवेन्यू आइटम्स में डाल दिया और रेवेन्यू आइटम्स को कैपिटल आइटम्स में डाल दिया है। ठीक है, अब ये चीज दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैं आपको किस में समझा चुका हूँ, ये जो चीज है मैं आपको अकाउंटेंसी की क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है, रिजर्व्स एंड कैपिटल्स वाला हमने पूरा पूरा चैप्टर किया था, उसमें समझाया था। वेदर एक्यूरेसी हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हाइल टोटलिंग, कैरिंग फॉरवर्ड एंड रिकॉर्डिंग एन अमाउंट इन द अकाउंट। ठीक है, एक्यूरेसी चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अमाउंट है जैसे 950 का और आपने कहीं उसको गलती से 590 कर दिया हो आगे फॉरवर्ड करते हुए, कैरी फॉरवर्ड करते हुए, या फिर कहीं कोई अमाउंट हो 951 का और आपने उसको गलती से 915 लिख दिया हो। ठीक है, इस तरीके की क्लरिकल एरर्स हो जाते हैं, तो ये सब भी एक्यूरेसी वगैरह भी चेक करनी है हमको बुक्स में। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रही है क्लास, मजा आ रहा है? मुझे एक चीज ऐसा लगता है ना कि क्लास आपको अच्छी नहीं लगती, क्लास आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि बच्चे ज्यादा देखते हैं और लाइक वगैरह कम करते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? क्लास अच्छी नहीं लगती क्या? इतनी मेहनत लगती है यार आप लोगों के लिए, क्लास के लिए। अब देखो, अब हमारा है टाइप्स ऑफ वाउचर्स। अरे इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है सर, इसमें तो जानबूझ के कुछ नहीं लिखा सर ने, क्योंकि देखो हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के हमारे पास में वाउचर्स होते हैं। एक क्या होता है हमारा प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी जो होता है इसको हम लोग मेन वाउचर्स भी अपने कहते हैं। और एक क्या होता है हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी का मतलब मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, बेसिक, और सेकेंडरी का मतलब कि अपर चीज जो कि उसके मतलब इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो इसमें इसको हम लोग कई बार क्या कह देते हैं, कोलेटरल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी हमारा क्या होता है, ये हमारे सबसे ज्यादा बेसिक होता है, जिसको जिसको हम लोग कई बार ओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? ओरिजिनल एविडेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो जल्दी से, ओरिजिनल एविडेंस। ब्रैकेट में लिखना। अब क्या था हमारा कोलेटरल। कोलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, और इसे कॉपीज ऑफ ओरिजिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपीज ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, सारी सारी चीजें लिख लेना। वाउचिंग से तो, ऑडिटिंग से तो कहीं पे भी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दो ही तो है यार, प्राइमरी एंड कोलेटरल। ठीक है, आप देखो प्राइमरी में हमारे क्या क्या आते हैं, कैश मेमोस हो गए आपके। ठीक है, रेंट रिसिप्ट हो गई, कोई भी ऐसी चीज है मतलब जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है आपके उसमें। ठीक है, वेज शीट हो गई, आपने वेजेस पे की उसकी शीट्स हो गई। ठीक है, वेंडर्स के साथ में कोई भी एग्रीमेंट है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके पास क्या है, ओरिजिनली बची हुई है या फिर आपके पास ओरिजिनली है। अब आप बात करते हैं किसकी, अपनी जब कोलेटरल की, तो कोलेटरल में हमारे क्या आते हैं, कोलेटरल में देखो हमारे पास क्या आते हैं। अभी भी मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी, कार्बन कॉपीज, है ना? तो कार्बन कॉपीज हमारे वाउचर्स होते हैं, बट किस में आते हैं, सेकेंडरी में या फिर कोलेटरल में। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या आते हैं, कैश, कार्बन कॉपीज ऑफ किसी भी चीज का हो सकता है, फिर वो कैश मेमो का, रेंट रिसिप्ट का, मतलब कार्बन कॉपीज ऑफ प्राइमरी या फिर ओरिजिनल एविडेंस। ठीक है, यहां पे लिख लो कार्बन कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एविडेंस। ठीक है, और एक और चीज इसमें क्या आती है, काउंटर फॉइल। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, काउंटर फॉइल ऑफ अ पे स्लिप। ये इसको जैसे देखो, वो जहाँ हमने सत्यम का केस पढ़ा था, सत्यम कंप्यूटर्स का, तो वो क्या कर रहा था, वो 13,000 लोगों की सैलरी जो थी उसको फ्रॉड तरीके से निकाल रहा था। ठीक है, तो हमको ये भी चेक करने की जरूरत है कि भैया आपके यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज हैं भी एक्चुअल में। काउंटर फॉइल ऑफ अ पे स्लिप।
ठीक है, इन सब चीजों को क्या करना होता है, हमको देखना होता है। एक होता है हमारे प्राइमरी, एक क्या होता है हमारे सेकेंडरी। जल्दी से रिकॉल कर लो। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास में ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी हमारे कौन सा होते हैं, कोलेटरल होते हैं, जो कि हमारे पास में क्या है, उनकी कॉपीज है, मतलब उनकी कार्बन कॉपीज हमको पास में है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अपने सेकेंडरी या फिर कोलेटरल कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलें। अब आता है वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। जब हम अपनी कोई भी कैश ट्रांजेक्शन की क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं, तो उस समय पे हमको क्या क्या देखना पड़ता है, एक मिनट। हाउ टू वाउच वेरियस कैश रिसिप्ट। ठीक है, वेरियस जो हमारी कैश रिसिप्ट होती है उनको किस तरीके से वाउच करना चाहिए, तो उनको वाउच करने के लिए हमको कुछ दे रखा है, जैसे कि दो, देखो कैश ट्रांजेक्शन दो तरीके की हो सकती है। कैश ट्रांजेक्शन दो तरीके की हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है, आपकी पेमेंट, ठीक है, जो कि अभी हम नीचे देखेंगे। और एक क्या हो सकती है, आपकी कैश की रिसिप्ट, कि आपको एक तरीके से या तो पैसा मिल सकता है, मतलब कैश का इनफ्लो हो सकता है, या फिर कैश का आउटफ्लो हो सकता है। और कोई चीज है कैश ट्रांजेक्शन की, अगर आपने कैश को होल्ड कर रखा है तो क्या वो कैश ट्रांजेक्शन है? बेटा वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, वो कैश होल्डिंग है, या फिर वो आपका कैश रिजर्व है, या फिर आपके पास में क्या है, कैश का जिसको हम कहते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है बेटा। ठीक है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं कैश की ट्रांजेक्शन के, या तो पेमेंट होगी या फिर रिसिप्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट में देखो क्या आएगा, रिसिप्ट किस किस तरीके से आ सकती है। सबसे पहले तो हमको ये चीज देखनी है कि हमारे पास में कैश कैसे कैसे आ सकता है। कैश हमारे पास में कैसे आएगा, हमने क्या किया, किसी भी माल को बेच दिया, ठीक है, माल को बेचा तो हमारे पास में कैश आएगा। हमने क्या किया, अपने किसी भी डेटर से क्या किया, कैश को रिसीव किया, ठीक है, तो हमारे पास में कैश आएगा। कैश सेल्स कर दी, कैश को डेटर से रिसीव किया। हाँ, लोन्स क्या किया, हमने कोई भी लोन ले लिया छोटा मोटा, ठीक है, आपने मतलब कि जैसे ओवरड्राफ्ट भी जिसको कह सकते हो, तो ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन ही होता है वो, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसको ओवरड्राफ्ट कह देते हैं। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारा एक तरीके से लोन है। तो जैसा आपने ओवरड्राफ्ट लिया, ठीक है, लोन लिया, तो लोन लिया तो क्या होगा, आपके पास में कैश पड़ जाएगा, है ना, और आपकी लाइबिलिटी टू बैंक अकाउंट हो जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, बिल्स रिसीवल, आपके बिल्स रिसीवल क्या हुए, क्लियर हुए। ठीक है, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जब हमको क्या हो गया, कोई भी आपके ऐसे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट थी, या बड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो जब आपने सेल किया इन्वेस्टमेंट को, तो आपके पास में कैश आएगा, कैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था, एसेट था, तो जब एसेट कम होगा तो उस वाले केस में क्रेडिट हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया, तो उस वाले केस में हमारे कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमारी कैश रिसिप्ट्स को बढ़ाती या फिर बढ़ाती हैं। सबसे पहली बात तो यार बढ़ाने वाली हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं कि कैश पेमेंट होती कैसे, मतलब पेमेंट में किस तरीके से हमारे कैश जो है वो कम होते हैं। वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट साइड में अगर हम बात करें तो कैश परचेजेस आपने कर लिया, मतलब आपने गुड्स को परचेज किया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कैश का पेमेंट करोगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आप आपको किसी को पैसा देना था, आपने उसको पैसे दे दिया। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपके क्लियर हुए। वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेंट पेड, लोन्स आपने क्या किया, लोन्स को आपने रीपे किया, या फिर आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन को दे दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आती है, ये सारी की सारी चीजें आती है हमारी पेमेंट साइड में, किस में, कैश में। ठीक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं होता बेटा। या फिर इसमें आप क्या और हो सकता है आपका, इसमें आपका हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट, परचेज तो इन्वेस्टमेंट हो गया, परचेस ऑफ एसेट हो सकता है, एक चीज ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, परचेस ऑफ एसेट्स हो सकता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चले। अब आती है हमारी एक एक चीज जो कि है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो हमारी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमारे क्या आते हैं, दो ही तरीके की आती हैं। एक क्या होती है हमारी सेल्स, एक क्या होती है हमारी परचेज, है ना, सेल्स होती है या फिर परचेज होती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं अपने, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपनी परचेज की। ठीक है, तो परचेज भी दो तरीके की हो सकती है। एक या तो हमारी कैश परचेज होगी, या फिर एक क्या होगी हमारी, एक होगी हमारी कौन सी, क्रेडिट परचेज। ठीक है, द मेन एम ऑफ वाउचिंग ऑफ परचेसेस बुक्स इज टू सी दैट
ऑल परचेज वॉइसेस आर द एंटर्ड इन परचेज बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो परचेज बुक में अगर हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहली जो चीज करनी है वो ये करनी है कि हमारी जो परचेज बुक जो है, हमारी जो परचेज बुक है उसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, एंड द गुड्स एंटर्ड इन द परचेसेस बुक आर एंटर्ड एक्चुअली रिसीव्ड बाय द बिजनेस। और जितने भी हमारी बुक्स मतलब एविडेंस दिखाए गए हैं कि हाँ भैया हमने इतने माल को खरीदा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके बुक्स में नहीं आ रहे, वो अकाउंटेंट जो आपका अकाउंटेंट जो है वो घपलेबाजी करके अपने घर पे ले जाता है। ठीक है, तो ये भी हमको चेक करना है कि वो एक्चुअली में बुक्स के अंदर आई है, रिसीव्ड हुई है बिजनेस के द्वारा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जनरल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। वाइल वाउचिंग क्रेडिट परचेजेस द ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड सी द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, वाउचिंग करते हुए क्रेडिट परचेजेस के टाइम पे ऑडिटर को कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या होती हैं? देयर शुड बी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल परचेजेस ऑर्डर्स, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ऑर्डर इज केप्ट इन ऑफिस ऑफ फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, उसकी सारी की सारी परचेस ऑर्डर की कॉपीज होनी चाहिए। और उसके बाद में डुप्लीकेट कॉपीज, मतलब कि जिसको हम कार्बन कॉपी या फिर सेकेंडरी अपनी बुक्स कहते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, वो सारी की सारी किसमें? ऑफिस रिकॉर्ड की बुक में होनी चाहिए। अ कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर शैल बी सेंड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें तो उसमें परचेज डिपार्टमेंट अलग होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर की जो बुक्स हैं जो परचेज डिपार्टमेंट के पास थी, उनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास में भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेजना ही पड़ेगा ताकि अपनी बुक्स में क्या करें? एंट्री कर सकें। ऑल गुड्स रिसीव्ड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन गुड्स रिसीव्ड नोट, अ कॉपी ऑफ इट शुड बी सेंट टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, गुड्स जब भी क्या किया, देखो आपके इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्या? सुनो यहाँ पे, आप गए, ठीक है, आपको माल चाहिए था, आप गए सी कंपनी में। ठीक है, आपने उससे बोला कि भैया मेरे यहाँ पे इतना इतना माल चाहिए, मेरे को इतना इतना माल भेज देना। ठीक है, ए थे आप, तो इसने बोला ठीक है मैं भेज दूंगा, आप मेरे को पास में पेमेंट कर जाओ। तो जब इसने पेमेंट उसका कर दिया, ठीक है, पेमेंट कर दिया, अब 3 दिन बाद माल आता है। ठीक है, 3 दिन माल बाद आता है। अब पेमेंट की कॉपी ये क्या करेगा? जो कि परचेस ऑर्डर था, इसकी कॉपी पहले इसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दी। अब जब गुड्स रिसीव नोट कैसे होगा? कि जब इसने माल को भेजा, ठीक है, तो आप यहाँ से बी, आप ए थे ना, हाँ आप तो ए थे, तो आप क्या करोगे? आप लिख के भेजोगे कि भैया हाँ गुड्स रिसीव हो गया। तो उस वाले केस में गुड्स रिसीव हो जाएगा, तो वो इसके भी एक रिकॉर्ड होगा और इसका भी एक रिकॉर्ड होगा। तो ये सब की सब चीजें क्या मेंटेन करनी है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजनी है। अरे हिंदी रह गई यार इन सब की। द ऑडिटर शुड सी दैट ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, ऑडिटर को ये चीज देखनी है कि जो क्रेडिट परचेज की जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ परचेज बुक में लिखी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप परचेजेस को कहीं एसेट्स के परचेज में लिख दो, या फिर एसेट के परचेज को आप कहीं क्रेडिट परचेज बुक में या फिर परचेज बुक में नोट डाउन कर दो। ठीक है, द परचेजेस बुक्स कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम परचेजेस इनवॉइसेस। ठीक है, कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड, गुड्स रिसीव नोट्स, गुड्स इनवर्ड बुक, कॉपीज ऑफ चलान्स फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं सपोर्ट के लिए। तो इन सब से हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। इस चीज को नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 को नोट डाउन कर लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कभी मतलब मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे, तो वो सब चीजें मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। इसको नोट डाउन कर लो। ऊपर वाली चीज ऑब्वियस है, ठीक है, कि क्रेडिट परचेज बुक में ही आनी चाहिए, बाकी और किसी बुक में नहीं आनी चाहिए। द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द इनवॉइस मस्ट बी सेम इज शोन इन द परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी क्वांटिटी को मेंशन किया गया इनवॉइस बुक में, वो सारी की सारी परचेज ऑर्डर में आनी चाहिए। क्वेश्चन अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट। द प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर मस्ट बी एज पर कोटेशन प्राइस लिस्ट ऑफ द सप्लायर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, समझाने की जरूरत नहीं है। द सप्लायर बिल मस्ट बी इन द नेम ऑफ द बिजनेस एंड फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। ठीक है, मतलब आपके बिजनेस के ही नाम पे होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और बिजनेस के नाम पे है। वाइल वाउचिंग द परचेज वाउचर्स, ईच वाउचर शुड बी स्टैम्प्ड। ठीक है, हर एक वाउचर पे कंपनी की स्टैंप लगी होनी चाहिए। इनिशिएटेड आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, और आफ्टर एग्जामिनेशन सो दैट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड अगेन, ताकि ये कभी बार बार मतलब ऐसा ना हो कि आप अभी बिल ले आए। ठीक है, आपने कभी भी देखा भी होगा किसी भी दुकान पे, अगर आप कहीं पे माल छोड़ के आओ, फिर आप उसकी पेमेंट करने के लिए जाओ, चाहे वो छोटा छोटा बनिया भी क्यों ना हो, वो उस पर या तो फाड़ देता है, या फिर उसको क्या करता है, या फिर उस पर क्रॉस लगा देता है। अगर आपने कहीं बस में भी यात्रा की हो यूपी रोडवेज की, तो जैसा आपने 500 का नोट दिया और आपकी टिकट 300 की आई है, 200 रुपये बकाया रह गए,
तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन वो उसके पीछे लिख देता है, ठीक है। तो जब आप उसके पास में पैसे लेने के लिए जाते हो तो वो क्या करता है, वो उसका हल्का से पीछे से फाड़ देता है। तो वो फाड़ क्यों देता है, फाड़ देगा या फिर अपने पेन से उसके ऊपर क्रॉस लगा देगा। तो वही सब चीज़ें इसमें भी होनी चाहिए कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार आपके पास में टिकट लेके आ जाएगा अगर आपने फाड़ी नहीं है तो, ठीक है। अब आता है हमारा 7th पॉइंट, एनी परचेस मेड नोट फॉर द not for the purpose of business of the client must not be debited to purchase account। अगर कोई आपने पर्सनल एग्जामिनेशन मतलब परचेस अपने पर्सनल गुड्स के लिए खरीदी है और उसको बिजनेस के लिए नहीं खरीदी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट में नहीं डालेंगे। डुप्लीकेट इनवॉइसेस मस्ट नॉट बी एंटर्ड इन द परचेस बुक इफ ओरिजिनल इनवॉइसेस हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, इस चीज को देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये चीज क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको। देखो क्वेश्चन में ना एकदम मतलब टफ फेस्ट कि इतना हार्ड पेपर आएगा कि मुझसे होगा नहीं, ऐसे के लिए प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, इजी आ गया और आपसे हो गया तो बल्ले बल्ले है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना। द ऑडिटर शुड बी मोर केयरफुल वाइल वाउचिंग द परचेज मेड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज समटाइम्स द परचेज ऑफ लास्ट ईयर may be included in the purchases of the first month of the current year और purchases of the last month in the recorded। जैसे वही वाला एग्जांपल 31 मार्च की कोई थी, आपने किसमें किया, 1 अप्रैल को उसकी एंट्री कर दी। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए क्या केयरफुल रहना पड़ता है। अच्छा, हिंदी रहेगी सब। वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न्स, अब हम बात किसकी करते हैं, अपनी वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न की, मतलब कि हमारी जितने परचेज रिटर्न है उनकी वाउचिंग कैसे होगी। तो भाई ये चीज इजी सी है कि while vouching the purchase returns, the following point should be taken into consideration by the auditor. He should see that the debit note has been sent to the supplier or credit note has been received from the supplier. ठीक है, the quantity returned as per the return note must be correspond with the storekeeper's record, return outward register and gatekeeper's outward register। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड रजिस्टर, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना, बट शॉर्ट शॉर्ट में, पूरे पूरी इतनी बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है, अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि एग्जाम से 15 मिनट पहले सारे के सारे क्या हो, रिवाइज हो जाए। ठीक है, एग्जामिन परचेज रिटर्न बुक्स लिखो यहाँ पे। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आपको अलग से क्या क्या आपको नोट डाउन करना है परचेज रिटर्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन करो, एग्जामिन आपको क्या करना है, परचेज रिटर्न बुक्स को एग्जामिन करना है सबसे पहले। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है। फिर एग्जामिन, ये डेबिट है, डेबिट नोट्स। ठीक है, और फिर क्या आता है हमारा, एग्जामिन कट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इतनी चीजें हैं ये थी। द अमाउंट शोड इन द क्रेडिट शुड बी वेरीफाइड। ठीक है, ही शुड बी केयरफुल अबाउट रिकॉर्डिंग्स ऑफ परचेजेस रिकॉर्ड इन द करेंट ईयर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी बहुत ज्यादा मतलब काम की नहीं है, बट जितनी मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई, ये वाली चीजें क्या होंगी, हमारी काम की होंगी, जो ऊपर वाली मैंने आपको बताई थी। द परचेज रिटर्न ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। ठीक है, वही वाली चीजें कि आपको परचेज मंथ लास्ट चीजों का, इस चीजों का, क्रेडिट नोट का आपको वेरीफाई करना है, ये करना है, वो करना है। अब आता है हमारा वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स। जब हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे सेल्स कर देते हैं। ऊपर वाला हमारा क्या था, परचेसेस का था, अब हमारा किसका आता है, क्रेडिट सेल्स का आता है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, अपने द सेल्स रजिस्टर कुड बी एग्जामिन्ड विथ कॉपीज ऑफ सेल्स इनवॉइसेस। द सेल ऑफ कैपिटल आइटम शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ठीक है भाई, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सी बात है कि कैपिटल आइटम्स को हमको सेल्स बुक में नहीं लिखना, अदरवाइज द प्रॉफिट्स विल बी इन्फ्लेटेड। ठीक है, टेस्ट चेक शुड बी अप्लाइड ऑन द कैलकुलेशंस मेड इन द सेल्स वॉइसेस। द टोटलिंग एंड द कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक शुड बी वेरीफाइड। ठीक है, सेल्स टैक्स ड्यूटीज कलेक्टेड थ्रू सेल्स इनवॉइसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द सेपरेट अकाउंट्स। ठीक है, सेल्स टैक्स हो गया, ड्यूटीज को जो आपने पे वगैरह की है तो आपको सारे के सारे अलग से बुक में दिखाने हैं। फिफ्थ हमारा क्या आता है, इट शुड बी वेरीफाइड दैट ऑल इनवॉइसेस are prepared in the basis of challans and then sales invoices are entered in the sales book from there posted to their respected accounts। ठीक है, sales made in the current year must be recorded under that year and shall not be treated as sales of the subsequent year। सुनो, मैं आपको क्या करूंगा ना, मैं आपको ऑडिटिंग की पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ऑडिटिंग की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ही मैं सारा का सारा खत्म करता हूँ, मैं आपको ऑडिटिंग की पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, सो दैट कि आप लोग क्या करो, आप लोग इसको पढ़ लो, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ठीक है,
आप रिवाइज करने के लिए अपने नोट्स बनाओ, बट इसकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। ऑल कैंसिल्ड sales invoices must be kept together for verification by auditor who should see that the cancelled invoices are properly treated in the books। और हाँ सुनो, अभी डेली कमेंट मत करना कि सिर्फ पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तब दूंगा जब पूरी की पूरी क्लासेस इसकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना, पूरी की पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उस टाइम पे दूंगा। बाकी हर एक टॉपिक की अलग अलग से एक पीडीएफ नहीं दूंगा, पूरी की पूरी आपको दे दूंगा, ताकि एक बार में ही आपका पूरा काम हो जाए। मतलब ऑडिटिंग की स्टार्टिंग से लेके हमने जो हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग पढ़ी थी तब से लेकर के और वाउचिंग के लास्ट टॉपिक तक की जब हमारी क्लास हो जाएगी उसकी पूरी पूरी पीडीएफ एक दे दूंगा, ठीक है? द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी वेरीफाइड बाय गेटिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है? ये सब चीजें। अब आता है हमारा क्या, वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की भी सेम टू सेम वही चीजें होती हैं। क्या, सबसे पहले आपको एग्जामिन सेल्स रिटर्न बुक करनी है, एग्जामिन क्रेडिट नोट्स करने हैं और एग्जामिन कट ऑफ पॉइंट्स करने हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये सब चीजें भी आती हैं। क्या, डेट देखनी है, क्रेडिट नोट देखना है, गेट कीपर्स रिसिप्ट बुक देखनी है, रिटर्न इनवर्ट देखना है, रजिस्टर, ठीक है, रिटर्न इनवर्ट का रजिस्टर देखना है, स्टोर्स के रिकॉर्ड्स देखने हैं, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज देखनी है कि भैया रियल में ऐसी एंट्री हुई भी है रिटर्न ऑफ गुड्स की। हाँ, गुड्स रिटर्न शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ ठीक है, गुड्स रिटर्न जो हुए हैं उनको लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक में हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब हमारा आता है क्या, वाउचिंग ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। हमारे ऐसे वाले गुड्स जिनको हमने क्या किया है, कंसाइनमेंट के बेसिस पे किसी को दे रखा है, ठीक है? कंसाइनमेंट का तो कंसेप्ट पता है ना भाई? हाँ, कंसाइनमेंट पता है ना बच्चों को? अगर नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको कल वाली वीडियो में समझा दूंगा। मैं भी ये सोच के चलता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट्स मतलब बीकॉम पढ़ी है तो आपको कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, क्योंकि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट्स बनाते थे कंसाइनमेंट्स के। ये किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शायद पढ़ते थे ना कंसाइनमेंट्स का। हार्ड होती थी थोड़ा कंसाइनमेंट, बट हाँ अच्छा था। 1 मिनट 10 सेकंड का रुक जाओ, रेस्ट ले लूँ जरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ठीक है, प्रिंसिपल से उसके एजेंट को भेजा गया है कंसाइनमेंट के लिए, शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या सेल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। हाईलाइट कर लो चीज को, ऊपर हेडिंग डालो, क्या, वाउचिंग ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, यहां से, ठीक है। और ये चीज आपको ऑब्वियस सी बात है समझ में आ रही होगी कि मतलब कि गुड्स ही है ये। Goods should not be considered as sales. Only when the goods are sold by the consignee, the entry for sale should be made in the books. ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, बट समझ लो कि हमको जो भी कोई गुड्स सेल किए गए हैं अगर कंसाइनी के द्वारा, ठीक है, कंसाइनी के द्वारा अगर किसी भी गुड्स को सेल कर दिया गया है, उस वाले केस में ही हम लोग क्या करेंगे, उस वाले गुड्स को सेल मानेंगे। द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट स्टिल लेइंग विद द कंसाइनी शुड बी टेकन इनटू क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने गुड्स को क्या है कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया है, बट वो आपका कंसाइनी के पास में अभी पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग किस में एंटर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में एंटर करेंगे। इस चीज को नोट डाउन कर लो, पूरी की पूरी लाइन हाईलाइट भी कर दो, ठीक है बेटा, ईयरली लाइन को नोट डाउन करना है। अ सेपरेट बुक शुड बी मेंटेन टू शो द रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेटे, ठीक है, इस चीज के लिए लिखना है सेपरेट बुक शुड बी मेंटेन, ठीक है, पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर एन अकाउंट शैल sale is received by the consignee indicating the goods sold by him and balance of the closing stock of goods sent on consignment basis. The auditor should verify the goods sent on the consignment basis from the performer invoices, goods outward registered corresponding with the consignee and account sales. ठीक है बेटा, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये कंसाइनमेंट के बेसिस पे जो वाउचिंग जो है ये आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको ज्यादातर बुक्स में नहीं मिलेगी। और इसका क्वेश्चन अगर आ गया तो समझ नहीं पाओगे कि अगर कहीं कंसाइनमेंट के लिए भेजा गया है, क्या अगर वो गुड उसके साथ पड़ा हुआ है, क्या वो हमारा गुड सेल माना जाएगा? नहीं, वो गुड सेल्स नहीं माना जाएगा, उसको आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में शो करेंगे, ठीक है। वो गुड्स तब तक सेल नहीं मानी जाएगी, गुड्स सेल सोल्ड, जब तक कि क्या होगा, जब तक कि आपका उसका वाला गुड्स सेल नहीं हो जाता कंसाइनी के पास से, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आज की क्लास अच्छी थी। कल की क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है, कल की क्लास थोड़ी बड़ी होगी, वो भी इसलिए होगी क्योंकि क्योंकि बेटा कल की क्लास में हम लोग अपनी ऑडिटिंग को खत्म कर देंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 है, बिफोर द बुक ऑफ ऑडिट इज कमेंस द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ द ऑडिट वर्क इज कॉल्ड। जब भी हम लोग अपने ऑडिटिंग के वर्क को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ऑडिटर क्या करता है, मतलब एक तरीके का प्लानिंग करता है, कुछ प्रोग्रामिंग करता है या फिर प्रोग्राम करता है, नोट्स बनाता है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम, अरे ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया, तो डी वाला काट दो। ठीक है, डी वाला काट दो। तो ये वाला है इसमें ABC। ठीक है, तो आपको ABC में से इसमें से ऑप्शन देना है, क्या वो ऑडिट प्लान कहलाता है, ऑडिट नोट कहलाता है, या फिर ऑडिट प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, मुझे बताना ABC में से कौन सा आंसर होगा इसका। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाउचर तो आज पढ़ा है, वाउचिंग। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ एन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स, रिसिप्ट इशूड टू द कस्टमर फॉर कैश, डिस्पैच रिसिप्ट। ठीक है, इन चारों में से मुझे बताओ कि कौन सा सही इसका आंसर होगा। मोस्ट एक्यूरेट आंसर बताना है आपको। हो सकता है कि लगे कि ABCD होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपने कभी इंस्ट्रक्शंस पढ़े एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस पर एक चीज लिखी हुई होती है कि आपको सबसे सही, आपको जो लगता है कि सबसे अच्छा आंसर ये होगा, ये वाला आंसर चूज करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, है ना, ये चीज लिखी हुई होती है उसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान इसमें भी रखना कि आपको वाला आंसर चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। द ऑडिट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टैच्यू इज कॉल्ड स्टैच्यूरी ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, या फिर कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम लोग अपनी ये वाली क्लास को खत्म करते हैं, और आप लोग कल वाली क्लास के लिए वेट करना। कल वाली क्लास में इसका आंसर दूंगा, और कल वाली क्लास के लिए थोड़ा दिल बड़ा करके आना, क्योंकि कल वाली क्लास थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं कॉमर्स एक्सेस पे पहली बार ही आए हैं, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करें, बताएं उनको कि किस तरीके से हमारा कॉमर्स एक्सेस भैया आप लोगों के लिए फ्री में बैच दे रहा है। ठीक है, इससे आप कंपटीशन नहीं बढ़ाते। कंपटीशन का मजा तभी है जब कंपटीशन ज़्यादा हो। मतलब जीत का मजा तभी है जब कंपटीशन हो, क्योंकि अगर आप एक हो, ठीक है, एक बच्चा जा रहा है, एक ही वैकेंसी है, तो उस जीत में क्या मजा है यार। कोई कहेगा कि अरे तुम तो एक ही सीट थी, एक ही तुम अकेले गए थे इसलिए हो गया। आप कहोगे 1 लाख बच्चा था और उसमें 10 सीटें थी, और मैं उसमें जीत के 10 सीटों में से एक लेके आया। लोग बोलेंगे वाह यार वाह, तुमने तो लगभग मतलब 10,000 बच्चा एक सीट पे था, आपने तो उसको पीछे कर दिया। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब कि वही वाली बात है कि कंपटीशन का मजा तभी है जब क्या हो, उसमें मतलब कंपटीशन हो। तो हाँ, तो और उसके बाद में भी आप, मतलब कोई भी बच्चा अगर आपको दिखता है जो बच्चा कहता है कि यार सर किसी भी और वीडियो के नीचे कि सर हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा बैच है, तो आप उनको भी हमारी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज शाम को आपको मिलना है। सुनो, आज शाम को जो क्लास होगी लाइव, वो 7 बजे नहीं होगी। ठीक है, 7 PM की हमने लाइव क्लासेस अब खत्म कर दी अपनी। हमारी जो क्लास होगी वो कितने बजे होगी? 8 PM पे होगी। ठीक है, 8 PM पे लाइव क्लासेस होगी। और आज सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों के लिए, कोई एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा, और वो सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। चलो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।